नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीने हो गए। 22 अप्रैल को वो जघन्य आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 26 मासूम लोगों को गोलियों से आतंकवादियों ने भून डाला। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर से हम पहलगाम का बदला लेंगे। लेकिन आज 1 महीने बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या हमने वाकई में पहलगाम का बदला ले लिया? किन किन फ्रंट्स पर हमने क्या अचीव किया, किन किन फ्रंट्स पर हमने क्या खोया, और कश्मीर क्या वाकई में नॉर्मल है? क्योंकि जुलाई से वहां पर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा का जो बेस है वो पहलगाम है, तो वहां पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, आज इसी सब को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सुहेल काजमी साहब जो कि एडिटर इन चीफ है डेली तस्कीन के, जो कि कश्मीर का एक बड़ा अखबार है। काजमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर। और हमारे साथ कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं। अनुमा जी, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा मैं काजमी साहब से शुरू करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि जो ग्राउंड पर यथास्थिति है वो क्या है। काजमी साहब, क्या वाकई में चीजें वहां पर नॉर्मल हैं या लोग अभी भी डरे सहमे हैं पहलगाम के आतंकी हमले के बाद? आज तो 1 महीने हो गए। सिक्योरिटी की क्या हालात है? अभी भी बॉर्डर्स पर लगातार फायरिंग की खबरें रोज कुछ ना कुछ आती रहती हैं। तो ऐसे में कश्मीर कितना नॉर्मल हो पाया है 1 महीने के बाद? पहले तो गुड इवनिंग मैम, और मेरी जो को कुलीग है उनको भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि 1 महीना हो गया, लेकिन पहलगाम के बाद नीलू मैम, पूरी दुनिया में और खासकर भारत में और जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक चीज तो आपको प्रूव करके बता दी, जो एक सवालिया निशान जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमेशा लगता रहा था कि ये पाकिस्तान को सलाम करते हैं, पाकिस्तान के डिक्टेशन सुनते हैं, हुर्रियत का बड़ा यहाँ इम्पैक्ट रहा, बंद कॉल्स का बड़ा इम्पैक्ट रहा, और ये सब चीजें जो हम पिछले 30-35 सालों से सुनते थे। कल भी आपने देखा होगा, कल का दिन जो होता था कश्मीर में योम शहोदा के मार्चर्स डे के तौर पे मनाया जाता था और बाजार बंद रहते थे। और 32 इयर्स के बाद कल वो दुकानें बंद नहीं हुई जो कि मीरवाइज के फादर की शहादत पे और अब्दुल गनी लोन की शहादत पे बंद हुआ करती थी। तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूरे भारत को बता दिया और सड़कों पे आगे पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद और इंसानियत जिंदाबाद। और उससे एक नरेशन बदली और मजबूर हुआ प्राइम मिनिस्टर उन 9 लोकेशंस पे अटैक करने को। भारत का जो 140 करोड़ का जो उसको सपोर्ट मिला, उसमें रिटेलिएट किया और उन्होंने उसके बाद रिटेलिएट किया। और ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से खत्म हुआ उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा एक सेक्टर जो है जिसको हम रजौरी पुंछ सेक्टर कहते हैं, वहां बहुत गोलाबारी हुई नीलू मैम, और 80% के करीब लोग जो है वहां के जो रेजिडेंट्स हैं वो फ्ली कर गए सेफर प्लेसेस पे। लोगों के घर, जान माल बहुत डैमेज हुआ है और अभी तक वो असेसमेंट चल रही है। गवर्नर कल भी गए थे, उससे पहले चीफ मिनिस्टर, आज इसकी ममता बनर्जी की टीम जो है वहां पहुंची है। 5 मेंबर डेलीगेशन श्रीनगर से पुंछ गया है। और कश्मीर में टूरिस्ट ये है कि नेचुरली संभाविक तौर पे जब ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने सबके दिल दहला दिए कि 28 टारगेट किलिंग्स हुई वहां पे, तो टूरिस्ट एकदम जीरो पे आ गया था। अब कल मेरे जो अपने जो वहां लोग हैं वो बता रहे थे कि कुछ छुटपुट लोग आना शुरू हुए हैं। बुलीवार्ड रोड पे या डल लेक के आगे पीछे कुछ लोग दिख रहे थे। और जैसे आपने कहा कि अमरनाथ यात्रा एक अपने आप में चैलेंजिंग अफेयर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और हमारी पैरामिलिट्री के लिए, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पे यात्रा चलती है और दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम होते हैं। ये जो हुआ पहलगाम में, इसको हम हमेशा इंटेलिजेंस फेल्यूर कहते थे और आज भी कहते हैं। उस फेल्यूर के हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जम्मू कश्मीर बिल्कुल जो टूरिस्ट से भरा हुआ था, एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल रहा था, और जितने भी बाकी लोग थे, रोजगार के साधन उनके चल रहे, वो ठप हो गए, बंद हो गए एकदम। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा, इस वक्त पीक का सीजन है। आप देखिए मई जून जुलाई अगस्त जो होता है, ये श्रीनगर में हर स्टेशन जो है वो बिल्कुल जैम पैक्ड होता है। और पहलगाम के इंसिडेंट के बाद नियरली कोई 48 स्टेशन हैं टूरिस्ट जो यहाँ की सरकार ने, उमर लेट सरकार ने बंद कर दिए फॉर टूरिस्ट। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनपुट्स होती थी कि यहाँ वो मिलिटेंट स्ट्राइक कर सकते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ घटना हो सकती है। तो कुल मिला के जो है अब अमन है, शांति है, लेकिन टूरिस्टों का अभी रुख जो है जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं बढ़ा है। अब दुआ करते हैं कि अमरनाथ यात्रा में जो फ्लो रहता था हर साल उसी तरह आए और जम्मू कश्मीर जो है नॉर्मल एटमॉस्फेयर की तरफ चले। 21 तारीख को वाघा बॉर्डर पे भी जो मैंने सुना है बीटिंग द रिट्रीट शुरू हो रही है, शायद उसका भी एक इम्पैक्ट जो है जम्मू कश्मीर पे पड़ेगा और दोबारा
सामान्य स्थितियां हो जाएगी। चलिए, उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य हो, लेकिन एक महीने के बाद अनुमा जी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन सीज फायर भी हो गया 2 दिन में, 3 दिन में। सीज फायर क्यों हुआ उसके भी अलग अलग कहानियां हैं। कभी ट्रंप कूद जाते हैं ये बोल के कि भाई हमने व्यापार की एक डील की, व्यापार का कंपल्शन था, इस वजह से सीज फायर हो गया। उधर विदेश मंत्री ने ये बयान दिया कि मैंने तो फोन करके मैसेज दिया था पाकिस्तानियों को कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मल्टी पार्टी डेलीगेशंस अलग अलग देशों में जा रहे हैं और वो बातचीत करने के लिए और ये समझाने के लिए कि किस तरह से भारत एक शिकार रहा है हमेशा आतंक का। ऐसे में जो मूल सवाल है, आपको लग रहा है कि क्या सरकार उन सवालों से अभी भागती हुई नजर आ रही है, या फिर जो भी नेगेटिव नैरेटिव सरकार के लिए बन रहा था उसको एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए उसको एक पॉजिटिव नैरेटिव में बदल लिया है मोदी जी ने? ये जो मास्टर स्ट्रोक नाम का जुमला है, ये हमारे देश के ऊपर बहुत बुरा, हमारे सिर के ऊपर एक धब्बे की तरह आकर पड़ा हुआ है। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं होते। आज हमने देखा होगा एक वायरल क्लिप है जिसमें एक पत्रकार हैं, शायद नीदरलैंड्स के हैं, और वो एस जयशंकर से बोल रहे हैं कि क्या आपने उन 26 लोगों को पकड़ लिया? तो जयशंकर एकदम हकला जाते हैं और हकलाते हुए वो कहते हैं कि हमने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है। तो आइडेंटिफाई कर लिया है तो देश को नहीं बताएंगे आप? अगर आइडेंटिफाई किया है तो पकड़ने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, विपक्ष को नहीं बताएंगे आप? तो ये मास्टर स्ट्रोक वाली कहानी तो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है। और ये आप देखिए कि जहाँ पे कश्मीर के लोगों ने, जैसे कि काज़मी साहब बता रहे थे कि जिस तरह से लोगों ने बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है, जिससे कि जो बीजेपी की नैरेटिव बिगाड़ने की आदत है उस पर भी एक तरह से धूल पड़े। लेकिन यहाँ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओवरऑल में, फ्लाइंग ओवरऑल में बहुत ही बेडौल दिखते हुए फोटो हैं, जिसमें पर ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने ही जितने भी टारगेट और मिशन अचीव किए इन्होंने ही किए हैं और पूरा राजनीतिक फायदा उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन बड़े सवाल तो वही है ना कि टेररिस्ट अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, आए कैसे थे, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर बार बार क्यों होती है। और आज तक, जैसा मैं कई बार कहती हूँ कि जब भी देश के अंदर इस तरह का कोई हमला होता है, अब आप 26/11 को छोड़ दीजिए, 26/11 के बाद और 26/11 बहुत सारी कहानियां थी। 26/11 के समय सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनसे कहा था कि अब वो आने का कह रहे थे, उन्होंने कहा आप 2 दिन बाद आइए, लेकिन नहीं, सुना नहीं था नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने आके जिस तरह से सिचुएशन को और भड़काया था वो हम सबको याद है। जबकि आज का विपक्ष देखिए, ना केवल शुरू से सरकार के साथ खड़ा रहा, उसके बाद अभी भी सरकार की डिप्लोमेसी की घोर फेलियर के बावजूद जो हमारे लोग हैं, सांसद अलग अलग पार्टियों के, वो गए सभी देशों में ये स्थापित करने गए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। वैसे कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई सभी के हमारे यहाँ हाई कमीशन या एम्बेसडर्स होते हैं, उनको बुला के हमने क्यों नहीं समझाया, हमने अपने लोगों को क्यों भेजा? उसका कारण यही था कि लोग जाएंगे, मीडिया उसकी खबरें बनाएगा, इधर ओवरऑल्स लगेंगे, बैनर्स लगेंगे, मोदी जी को विनर बताया जाएगा, मोदी जी को मास्टर स्ट्रोक वाला बताया जाएगा। लेकिन मिजरेबली फेल हो रहा है नीलू जी, मिजरेबली फेल हो रहा है। लोग बाग समझ रहे हैं। और ये जो एक बात कि कश्मीर में उसके बाद से पुलिस ने और आर्मी ने भी शायद जो काफी मुस्लिम्स को पकड़ के, लोग कह रहे हैं पूरे देश में तो लगभग 316 ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कश्मीर में ही वहां करीब 187 188 लोगों को पकड़ के टॉर्चर भी किया गया है, उनसे सवाल पूछे गए हैं। क्यों पूछ रहे हैं, क्या करना है, ये तो खैर नहीं समझ में आएगा, सरकार का अपना काम होगा। लेकिन अगर सरकार आतंकवादियों को मार डालती है तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य रह जाएगा पुलवामा की तरह, कि असल में लाशें तो बोल नहीं सकती, कि अल्टीमेटली साजिश का मुख्य सूत्रधार कौन था, ये हमें कभी नहीं पता चल सकेगा। और इस कारण से हम सारे लोग हमेशा, और आप देखिए ना पूरे देश में एक अविश्वास का माहौल बना है। जो अंधभक्त भी है ना, वो अभी बैकफुट पर आके और बात नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा। सभी ये सवाल वो भी पूछ रहे हैं कि हर बार चुनावों के आसपास, अच्छा मैं लेकिन ये बात तो अनुमा जी, जो ये बात आपने कही कि भाई अनभक्त सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं और उनको भी एक मन में हेजिटेशन है, लेकिन जो यथास्थिति लग रही है कि ठीक है, क्योंकि बीजेपी हर बात में नेशनल इंटरेस्ट और राष्ट्रवाद लेकर आती है,
क्या इस बार, और जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुई थी तो उसके बाद जब सबूत और ये सब को लेकर बातचीत हुई तो बार बार ऑपोजिशन के ऊपर तोहमत लगाई गई कि अरे देखिए ये लोग सबूत मांगते हैं। तो क्या इस बार ऑपोजिशन भी आपको लग रहा है कि बहुत कॉशियस था इश्यूज को उठाने में, और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के मन में भी एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम राष्ट्र के हित के खिलाफ चले जाएं, कोई ऐसा बयान दे दें। तो क्या ऑपोजिशन ने भी वो उन सवालों को पुरजोर तरीके से नहीं पूछा जो पूछना चाहिए था? कि नैतिकता में अपोजिशन बहुत आगे है। नैतिकता में तो अपोजिशन को कोई डर मैं नहीं देखती कि अपोजिशन के किसी लीडर को कोई डर है। लेकिन क्योंकि पूरा मुख्य धारा कहलाने वाला मीडिया पूरा का पूरा, मतलब कोई एक चैनल जिसको हम अलग से सिंगल आउट करें कि नहीं ये नहीं ऐसा करता, हो सकता है 2 लोग ऐसे जरूर होते हों जो अलग अलग चैनल्स में 2 या 3 लोग ऐसे आज भी बचे हैं जो सवाल पूछते हैं, लेकिन वो भी शायद उनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होगा। तो ये जो चैनल्स का जो बड़ा जाल है जिसको मैं लश्कर नोएडा कहती हूँ और बहुत से लोग लश्कर नोएडा कहते हैं, उनके जरिए जो नैरेटिव बनाया जाता है उससे थोड़ा सा ये संकोच लगता है कि हमने कोई भी सवाल पूछा तो उसका वो क्या बात का बतंगड़ करेंगे। हर किसी को मालूम है वो तिल का ताड़ बनाते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। हम जब आपने देखा होगा विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता जब चैनल पे जाते हैं तो सवाल किससे होता है? सवाल सत्ता से कोई नहीं करता, विपक्ष से सवाल पूछते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते, म्यूट कर देते हैं, आवाज बंद कर देते हैं, पूरी बात नहीं कहने दी जाती, और लगातार जो एंकर है वो भी बीजेपी प्रवक्ता का काम करता आया है। तो ये आपको लगता है कि अगर विपक्ष आपको उतना स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है, विपक्ष आपको दिख रहा है यूट्यूब चैनल्स पे दिख रहा है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से दिख रहा है, अपने ग्राउंड पे एक्शन से दिख रहा है। क्योंकि अभी हमने 3 दिन पहले एक बीजेपी के मंत्री जो कि मध्य प्रदेश से ही आते हैं उनका हमने पुतला जलाया, 2 पुतले जलाए हमने, जगदीश देवड़ा का और दूसरा वो जो विजय शाह का। तो पूरा प्रशासन का महकमा वहां पर बड़ी फायर ब्रिगेड लेकर आया हुआ था विदिशा में, और हमारा पहला वाला पुतला तो चुरा के और छुड़ा के ले गए। दूसरा वाला जो था वो हमारे दोस्तों ने, हम सब बैठ के एक तरफ रघुपति राघव राजाराम गाते रहे और दूसरी तरफ हमारे साथियों ने तुरंत वो जला दिया, और पुलिस की पूरी दमकल की गाड़ी मतलब एकदम तेजी से चलाते हुए उसको आके उन्होंने पानी डाला है कि हमने सक्सेस ली। तो मैं जो कह रही हूँ कि विपक्ष अपने जो हिस्से का काम है वो कर रहा है, लेकिन प्रशासन बीजेपी की तरफ है, सत्ता की तरफ है, मीडिया सत्ता की तरफ है, और लोगों के अंदर भ्रम बना हुआ है, उसके कारण लोग डरे हुए। ये इन चीजों को हम कंसीडर करेंगे तो आपको लगेगा कि विपक्ष तो अपने हिस्से का पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये एक दिक्कत है। मैं काजमी साहब के पास आऊंगी कि काजमी साहब, अब जो बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं कश्मीर में, अब वो किस तरीके की बातचीत कर रही हैं? जैसे हमने देखा था कि शुरू में उमर अब्दुल्ला की एक बहुत ही इम्पैशन स्पीच जो सदन के अंदर हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये स्टेटहुड मांगने का समय नहीं है, और उसके बाद अब जो एक नॉर्मल राजनीति है क्या वो शुरू हुई है, या फिर अब वहां के क्षेत्रीय दलों को रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा है कि आज 1 महीने बाद हम किस तरह से राजनीति शुरू करें? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं अभी जिनका जवाब नहीं मिला। नीलूमन 2-3 दिनों से पहले तो झेलम पानी के ऊपर उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया था जिसको अपोज किया महबूबा मुफ्ती ने, जो पीडीपी की प्रेसिडेंट है, और उनकी बहसोबहसी शुरू होगी। उन्होंने ये कहा कि झेलम वाटर जो है और इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको जम्मू कश्मीर के लोगों के इस्तेमाल में ज्यादा से ज्यादा लाया जाए, और महबूबा जी ने उसको रिफ्यूट किया, और उसके बाद इनके वॉर ऑफ वर्ड्स आपस में शुरू हो गए। एक बात। दूसरी बात है, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, और कोर कमेटी में 26 के 26 जो शहीद हो गए हमारे पहलगाम में, उनके लिए साइलेंस रखी, और उसके बाद जो मीटिंग का कोर इशू था वो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड था। तो इनकी सियासत जो थी वो शुरू हो चुकी। कल से के स्टेटहुड आएगी, वैसा ही स्टेट बनेगा, वैसा पावरफुल चीफ मिनिस्टर होगा, वैसी कैबिनेट होगी, वैसी ट्रांसफर पॉलिसीज होंगी जो कैबिनेट के अधीन होंगी, वैसी यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन होगा। तो ये कल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो राग जो है रागना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी वो खुद ही उनके एमएलए कुछ कहते हैं कि हम टूथलेस गवर्नमेंट चला रहे हैं, हमारे पास पावर्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ सिक्योरिटी एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी और डिफेंस जो है हमेशा मरकज के पास ही रहनी चाहिए। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। अभी आपने देखा हमने सीज फायर
जब फॉरेन सेक्रेटरी ने अनाउंस किया 5 बजे, उस दिन जब ये सीज फायर हुआ, दोनों डीजीएम में उसके बीच में जब बात होगी, उस रात भी नीलू मैम सीज फायर के बाद ही 9 बजे पुंछ में गोलाबारी हुई, सांबा सेक्टर में गोलाबारी हुई और कंटिन्यूस प्रोसेस में कुपवाड़ा में, सोपुर में, कुछ और जगहों पे छुटपुट इंसिडेंट हो रहे हैं जहां जो नियरली आपने 7-8 मिलिटेंट्स नहीं, मार काज़ी दिए। साहब, जो ये बात आप कह रहे थे कि पूंछ में और राजौरी में जो नुकसान हुआ है, क्या उस नुकसान का आकलन हुआ है? आज क्या हम 1 महीने बाद ये कह सकते हैं कि पूंछ में, राजौरी में और जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर कितना नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर से? क्या इसका आकलन बहुत किया है? बहुत जी मैम, बहुत मैं पुंछ से ही आता हूँ मैम, पीछे से बैकग्राउंड मेरी पुंछ की है, तो मैं जुड़ा हुआ हूँ पुंछ से के साथ। और पुंछ एक परमानेंट फीचर है गोलाबारी का, ये नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इसके अलावा भी कोई 200 पॉइंट्स पे, 200 से भी ज्यादा पॉइंट्स पे पुंछ जो है पाकिस्तान से जुड़ता है, मिलता है। और ये शेलिंग शुलिंग तो हर तीसरे दिन वहां होती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से बिल्कुल टाउन में, टाउन के अंदर हमारा जो पुलिस स्टेशन का वहां एक गेस्ट हाउस था वो उड़ा दिया। आपने देखा वो सरदार हमारी फैमिली थी, वो शहीद हो गई। एक गुरुद्वारे पे अटैक हुआ, गीता मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, उसके पीछे अटैक हुआ। बीच में एक मदरसा आता है जहां सब डेलीगेशनें जा रही हैं, वहां पे अटैक हुआ। शुक्र है कि उस दिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो बच्चा कोई नहीं था, अदरवाइज 1200-1300 बच्चे वहां पढ़ते हैं उस मदरसे में। तो बहुत हैवी लॉस हुआ है। ऑनरेबल गवर्नर ने कहा है कि मैं जो बच गए उनको हम नौकरी जॉब्स की एश्योरेंस दी है परसों ही, और भी चीजें असेस करने को बोला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को। लेकिन अब वो कब आती हैं, कब मिलती हैं उनको, देखिए जब फर्स्ट हैंड चीज जो होती है, इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होते हैं, वो वैसे वहां देखे नहीं गए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन असेस ही कर रही है और अभी वहां रोना और मातम का माहौल जो है बहुत ज्यादा है। लोग छोड़ चुके हैं अपने घर, टाउन से बाहर आ चुके हैं, मंडी और लोरन में वो चले गए, थोड़ा सा दूर इलाका पड़ता है, जम्मू में कुछ लोग माइग्रेट कर गए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इमीडिएट कोई स्पेशल पैकेज की तरह उनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को की बात कर रहा हूँ, वो इमीडिएट सैंक्शन करनी चाहिए क्योंकि हैवी लॉस है। और उसी तरह उड़ी में, टंगधार में और कुछ इलाके कुपवाड़ा के और सोपुर के, वहां भी लॉस हुआ है। मुझे लगता है सेंट्रल कमेटी जो भी है गवर्नमेंट की, उनको असेसमेंट के साथ साथ इमीडिएट पहले अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए कि वहां उसको रीबिल्ड कैसे करना है। लोग छतों के बिना सो रहे हैं मैम, सड़कों पे सो रही हैं कुछ फैमिलीज, बच्चियां लेके, बच्चे लेके। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए पहले काम करने की जरूरत है और यही श्रद्धांजलि होगी 1 महीने के पहलगाम को, कि वो लोग जो उजड़े हैं 26 के साथ साथ हमारे यहाँ के जो लोग उजड़ गए, जिनके छत गायब हो गए, उनको पहले रिहेबिलिटेट कीजिए। फिर अगला महीना, दूसरा महीना पहलगाम का हम देखेंगे किस तरह से आगे रणनीति बढ़ती है भारत सरकार की। एक सवाल आपसे काज़मी साहब और करके फिर मैं लास्ट में कमेंट अनुमा जी से लूंगी कि क्या कश्मीर में ये फीलिंग है लोगों को कि ऑपरेशन सिंदूर से मोदी जी ने पहलगाम का बदला ले लिया है? एक जनरल फीलिंग होती है, एक जनरल सेंटिमेंट होता है। क्या सेंटिमेंट है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि क्या मोदी जी पहलगाम का बदला ले पाए या नहीं ले पाए? देखिए मैम, जो कश्मीर में जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, कश्मीर के लोग बहुत दुखी हो चुके हैं पिछले 30-35 सालों से, और वो हमेशा साइन ऑफ इंटेरोगेशन पे रहे हर तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, पॉलिटिकल पार्टीज है, हमेशा हमेशा किसी ना किसी क्वेश्चन मार्क पे वो रहे। लेकिन इस बार उन्होंने प्रूव करके बता दिया, सड़कों पे डेमोस्ट्रेट करके, कि यार हम भारतीय हैं भैया, छोड़ो, हमें हमें प्रोग्रेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हमें आर्टिकल 370 से कुछ नहीं लेना देना, स्पेशल स्टेटस 35A से कुछ नहीं लेना देना। हमारी जिंदगियां, हमारे आने वाला मुस्तकबिल, हमारे बच्चे देखिए, पहला और आखिरी खिता है जम्मू कश्मीर जहां मिलिटेंसी की, टेररिज्म की एज डिफाइन नहीं हो रही है। और मैं तो अपोजिशन को भी सलाम करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो अपोजिशन ने रोल प्ले किया, हालांकि सरकार ने वो रोल प्ले नहीं किया है। मैं आपको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बोलता हूं कि 1 डे पार्लियामेंट सेशन लगना चाहिए था, सवाल जवाब होने चाहिए थे, और जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, बिहार ना जाके प्राइम मिनिस्टर उनको खुद बैठना चाहिए था, क्योंकि ही इज हेडिंग द नेशन। ये 2-3 चीजें उनकी अच्छी नहीं हुई है। लेकिन चलिए, अब बुला लेते हैं, अब बुला लें पार्लियामेंट सेशन। अभी भी कुछ चीजें हैं जो आप, बड़े हेल्थियर सजेशंस जो है अपनी अपोजिशन के वो दिग्गज नेता जिनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, उनसे शेयर कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव जो है आपके सामने आएगा जिसमें भारत आगे बढ़ सकता है। और मैं आपको बताऊं, मजबूत जमहूरियत की यही निशानी होती है कि वो हर वर्ग को अपने साथ लेके चले। और खासकर खुशहाली में तो हम हंसते रहते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी चीज हो, ऐसी दुविधा
भारत पे हो तो हम सब इकट्ठे हों, और अपोजिशन ने वो बता दिया कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन अब पहल जो है मोदी जी को करनी है, उस सेशन को बुला के और हेल्थियर सजेशन लेके भारत को आगे की रणनीति तय करनी है। क्योंकि ट्रंप जो है, मैं एक सेकंड लूंगा आपको, वो ट्रंप नहीं है जो पहले वाला ट्रंप है। वो आजकल बुलाता है मुल्कों के रहबरों को, उनके साथ चाय पीता है, उनको जलील करता है, उनको इमदाद भी करता है, और बाद में डराता धमकाता भी है और बोलता अपने घर जाओ। वही उसने पाकिस्तान के साथ किया, वही हिंदुस्तान के साथ किया, वही सीरिया के साथ किया, वही जो कल आप सुन रहे थे बाकी वहां का प्रेसिडेंट उसके साथ किया। अब ईरान की तरफ वो जा रहा है। उसके साथ साथ वो अब चाइना के साथ भी ट्रेड करना चाहता है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसका। तो ट्रंप सिर्फ अमेरिका को प्रॉस्पेरस देखना चाहता है, सबके साथ हंसना चाहता है, लेकिन शाम को चाय अपने घर में जाके पीना चाहता है। सबको नचाया हुआ है उसने। तो ग्लोबल डिसऑर्डर बढ़ रहा है। ग्लोबल डिसऑर्डर को बढ़ता हुआ देख के हमें कुछ चीजें एज ए मुल्क अपने टांगों को मजबूत करने की जरूरत है, जहां तक टेररिज्म को लड़ने की बात समझ आती है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कहेंगी अंत में अनुमा जी, आज इस 1 महीना जो पहलगाम आतंकी हमले को हुए हैं, उस मौके पे क्या कहेंगी अंत में? फिर मैं कार्यक्रम खत्म करती हूँ। जी। सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जैसे काज़मी साहब कह रहे थे कि जमहूरियत को नरेंद्र मोदी जी को ये समझना चाहिए और उसे और भी अच्छा मजबूत बनाने की कोशिश करना चाहिए। ये तो उनके कहीं पर भी मिशन में भी नहीं है, तो ऐसा कैसे करेंगे वो हमेशा 2 लोगों को एक दूसरे के आमने-सामने पिच कर ही पूरा देश इतने दिनों से चलाते आए हैं, ये हम सबने देखा है। आने वाले समय में एक और चीज़ दिखती है कि पूरी दुनिया ही एक पता नहीं कैसे फितूरी लोगों के अपने फितूरों का शिकार बनी हुई है। बहरहाल आज 1 महीना पूरा हुआ है। मैं समझती हूँ उन घरों में जहाँ पर ये जिनकी हत्याएँ हुई थी, वो शोक में अभी भी होंगे और वो जो उम्मीद उनको बंधी थी कि जो ऑपरेशन सेना ने लॉन्च किया उससे उनका पूरा ये जो एक बदला पूरा होगा, वैसा भी उनको नहीं महसूस हुआ। तो छले हुए महसूस करते हैं शायद ऐसे लोग, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि देश की सरकार को थोड़ा तो संवेदनशील होना चाहिए। जब हमारे ये 51 लोग लौट कर आएँगे, उसके बाद मीडिया फिर कहेगा कि हमने पूरी दुनिया में अपना डंका बजवा दिया है, लोगों को बता दिया है। इस सब के लिए हम सबको तैयार रहना है, हमें आवाज़ें उठाते रहना है। आज एक कार्टून के ऊपर दोबारा से एक एफआईआर हुई है और उनके साथ वही हो रहा है जो बाकी लोगों के साथ हुआ है। हेमंत मालवीय नाम है उनका, वो काफ़ी स्ट्रेट और बहुत ज़्यादा मारक ऐसे कार्टून बनाते रहे जिससे सत्ता का जो सिंहासन है वो डोलता है। तो वो सारी चीज़ें जारी रहेंगी, लेकिन हमको पहलगाम के आतंकवादियों का मिलना सबसे ज़्यादा सही लगेगा जब भी सरकार उन्हें पकड़े और ज़िंदा पकड़े। चलिए, तो आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, सुहेल काज़मी साहब, अनुमा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।